आपको मकसूद चपड़ासी तो याद रहता है, आपको पापड़ वाला तो याद रहता है, आपको हलीमा बाजी याद नहीं रहती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज फ़लस्तीन से आने वाली खबर से दिल दुखी है। खबर यह है कि फ़लस्तीन में इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, नमाज फ़जर पढ़ते नमाजियों को निशाना बनाया, जिससे 100 से ज़्यादा नमाजी ज़ख्मी हो गए। दुश्मन ने जो किया सो किया। सितम देखिए कि इस अफसोसनाक वाक़े पर किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह को मजम्मत के 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक नहीं हुई। किसी ने सच ही कहा है कि उम्मत मुस्लिमा अब उम्मत मरहूमा है, और जो मरहूम हो जाए उससे उम्मीदें कैसी। पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां सियासत का खेल चल रहा है। तब्दीली सरकार को रुखसत हुए 1 हफ्ता होने को है, लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत की विफाकी काबीना का अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा। सौदेबाजी जारी है। मुत्तहिदा हुकूमत में 16 जमातें शामिल हैं और वाकिफान हाल का दावा है कि छोटी जमातें भी अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा मांग रही हैं। एक सीट वाली पार्टी भी वजारत की तलबगार है। कहा जा रहा है कि आज इस हवाले से फैसला हो जाएगा। सियासत में जारी खेल को लेकर कल का दिन बड़ा अहम है। कल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होना है। अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत होगा। कल कौमी असम्बली में भी 2 अहम काम होने हैं, स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली बन गए, क्योंकि इनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराई। इस सियासी खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल की मुत्तहिदा अपोजिशन ने महंगाई मुकाओ मार्च करके हुकूमत को घर भेज दिया, मगर अब अवाम पूछ रहे हैं कि महंगाई मुकाओ मार्च वाले हुकूमत में आ गए हैं, फिर महंगाई का मार्च क्यों जारी है? बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट क्यों महंगी हो गई? शॉर्टफॉल क्यों बढ़ गया? लोड शेडिंग क्यों शुरू हो गई है? 5 दिन में ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब से ज़्यादा कमी क्यों हो गई है? अगर सब कुछ पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है, तो फिर मौजूदा हुकूमत किस मर्ज़ की दबा है? इसी अवामी सवाल से आगाज़ करते हैं। नज़ीर लगारी साहब और नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये तो बड़ा मसला नहीं हो गया इस नई हुकूमत के लिए कि आते ही ये महंगाई का एक तूफ़ान नज़र आ रहा है? अब तो पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। जी हाँ, मेरे घर में 4 दिन में जो हालात बनने थे शायद वो ना बन सके होंगे। इनकी हुकूमत का दौरानिया जो है, हम तो इसको इस वक्त एक्सटेंशन समझ रहे हैं, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम ज़्यादा सूरत हाल को गहराई से देखें तो मालूम होगा कि 2-3 दिनों में जो है वो कैसे 4 अरब रुपए जो हैं वो कम हुए हैं। और ये तो दुरुस्त है कि कीमतें बढ़ने जा रही हैं और ये लोगों की बर्दाश्त से बाहर होंगे। लोग इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और वो फिर जून तक जो इन्होंने बजट तक रखने का फ़ैसला किया था कि कीमतें नहीं तब्दील करेंगे, तो अभी तक वो सूरत हाल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म अपनी कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे कि ओगरा ने अपनी जो है वो समरी इनको भेज दिया है कि हम पेट्रोल की कीमतें इस तरह से जो हैं वो कर रहे थे। ओगरा पता नहीं पहले कहाँ से हो गया था, जब इमरान खान ने कहा था कि मैं कभी भी नहीं बढ़ाऊंगा बजट तक, और उस वक्त तक ओगरा को ख्याल भी नहीं था। अब उसको ख्याल आ गया है कि कीमतें बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल की, डीज़ल की और मिट्टी के तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। और मईशत को संभालने की कोशिशें ज़ाहिर इस हुकूमत ने करनी है और शुरू दिन से ही करनी है, और हमारा ख्याल है कि वो इस सूरत हाल को बेहतर करने की अपनी तरफ से कोशिश करेगी। हुकूमत साजी का मसला इतना बड़ा बहरान नहीं है। और स्पीकर का इंतखाब हो गया है और इत्तेफाक राय हुआ है। वजारतों के बारे में भी उनके मशवरे हो चुके हैं और काबीना भी बनने वाली है। आगे बात करनी है काबीना की तश्कील पर। नूरुल आरिफीन, ये बताएं कि इसमें कहा जा रहा है कि जी चलें, ये इमरान खान ने सियासी फैसला किया था, उनको लग रहा था उनकी हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, उन्होंने फ्रीज कर दी सारी प्राइसेस, लेकिन कुछ भी हो जाए, जब आपने निकाला ये कह कर के जी महंगाई खत्म करेंगे, आते ही अगर महंगाई होगी तो ये तो नहीं कह सकेंगे जी पिछली हुकूमत ने कहा, क्योंकि पिछली हुकूमत भी कहती थी जी पिछली हुकूमत की वजह से हो रहा है। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल का अब वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि जी 2 माह पहले वो कह रहे थे जी बिजली का यूनिट 12 रुपए से ऊपर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जिसने इमरान खान को महंगाई के नाम पे घर भेजा है उसके फ़र्ज़ अव्वलीन है
कि वो आवाम को महंगाई के इस फ्रीज से निजात दिलाए, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमें भी रीज़नेबली बिहेव करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि हमारी उम्मीदें इस एक हुकूमत से जिसके लिए बाकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमारी उम्मीदें इससे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीदों और तवक्कुआत से हट करके हमें ग्राउंड रियलिटी को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। 4 दिन में आप किसी घर को शिफ्ट करें तो भी आपको पता नहीं चलता कि क़िबला और काबा किस तरफ है। एक बाकायदा हुकूमत का चार्ज लेना और फिर ये सारी चीज़ें करना, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत को बेल आउट नहीं किया जा सकता। इनको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने इमरान खान का तिया पाचा किस लिए किया था। इन्होंने इमरान खान पर इसलिए बम्बार्टमेंट की थी क्योंकि उनके नज़दीक उस एक वक्त में इमरान खान ने आवाम का कचूमर निकाल दिया था। और अब अगर जिस तरह की ये बात हो रही है कि 83.50 रुपये या इस तरह की कोई चीज़ें या बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी, अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो फिर मेरा ख्याल है अवाम फिर इमरान खान को याद ही न करने लग जाएं। ये लगारी साहब ने बड़ा अहम बात की है नूर आरफीन ने कि लोग याद न करने लग जाएं। आपको लगता है कि ये चीज़ लोग समझ पाएंगे कि नहीं, देखें हमें चंद दिन हुए हैं, हम आए हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, या खुद ही इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उम्मीदें बढ़ा दी हैं, यानी महंगाई मुकाव कर करके कि इमरान खान नाअहल है, नालायक है, सिलेक्टेड है, इसको कुछ नहीं पता। जब आएंगे तो क्या है, लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे, ये चीज़ें आम आदमी समझ जाएगा, क्योंकि इमरान खान तो जलसे में इस चीज़ को बेचेंगे। पहली बात तो यह है कि एक आदमी की एंट्री हुई है, पूरी की पूरी अपोजिशन में से एक शख्स ने वज़ारत उज़्मा का हल उठाया है। हुकूमत कायम होती है जब काबीना होती है ही नहीं ना। ये तो खला उन्होंने जिस तरीके से मैस किया, जिस तरह से पार्लियामेंट को बेतौकीर किया, इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपना घसीटा, वो जो 27 को होने वाला था, जो 28 को होने वाला था, बल्कि 22 से पहले होना था, 22 मार्च से पहले इनको चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ना वो सारा का सारा सिलसिला और आगे फैलाते रह गए। यहाँ जाकर पड़ गए, यहाँ जाकर सो गए। फिर पार्लियामेंट को जो है उन्होंने पार्लियामेंट को टोटल बेतौकीर किया, उसकी बेइज्जती की, और फिर आखिर में जो कुछ किया है वो सारा कुछ सबके सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ना आती तो इन्होंने तो मुल्क के लिए खिलवाड़ कर दिया था, और एक खिलवाड़ जो है उनका आगे नहीं चल सकेगा। जिस तरह से हम पहले कहते थे ये हुकूमत आई है, हुकूमत तश्कील नहीं दी गई है, हुकूमत बने फिर हम भी इनसे पूछेंगे, आप भी पूछिएगा, हम भी पूछेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हुई, हम नहीं समझते हैं कि पूरे तौर पर हुकूमत आ चुकी है। एक मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं वज़ीर आज़म के तौर पर, उन्होंने आते ही जो इक़दाम किए थे, जो ऐलानात किए थे, वो हौसला अफजा थे। उनको हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नाकाम बातें थी, वो बिल्कुल बेहतर किया उन्होंने। पेंशन बढ़ाई, तनख्वाहों में इजाफा किया, और चीज़ें भी करेंगे, हम उनसे तवक्को रखते हैं। नहीं करेंगे तो फिर हम हैं ना मौजूद, हम चीखें मारने के लिए मौजूद हैं। लेकिन यहाँ भी हमें यू टर्न नजर आते हैं नूर आलिफीन के 10% इजाफा। फिर मिफ्ता इस्माइल ने कहा नहीं हो नहीं सकता, अभी हुकूमत ने जाने से पहले कर दिया था। फिर खबर चली, खुद ये सीनियर साफियों को जब इफ्तार पर बुलाया तो वहाँ कहा कि जी ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने रोजगार देने, हुकूमत का काम है, लंगर खाने चलाना नहीं। फिर मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि नहीं नहीं, कोई लंगर खाने नहीं बंद कर रहे, कोई एहसास प्रोग्राम बंद नहीं कर रहे, ये सब गलत है। तो ये भी तो यू टर्न ले रहे हैं। आपका ख्याल है कितना वक्त है इनके पास, कितने महीने इनके पास के डिलीवर कर सकें, या आप समझते हैं कि 1.5 साल अगर इस तरह भी चला लिया काम तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे? देखिए, इस सवाल के 2 हिस्से करके मैं जवाब देता हूं। सबसे पहली बात कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये यू टर्न जो इन्होंने लिया ये कतई नाकाबिल कबूल था। इनको बात करने से पहले तोल लेना चाहिए था, इवेल्युएट कर लेना चाहिए था कि इनका ये फ़ैसला अवाम पाकिस्तान के लिए अगर इस पर यू टर्न लिया जाता है तो कितना काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल होगा, जो इन्होंने नहीं सोचा। दूसरी बात, नज़ीर लगारी साहब ने जो कहा वो बात ठीक है कि इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ एज एन इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ से डिलीवरेबल्स को इंश्योर करने की उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता की गई हैं, इसलिए कि उन्होंने पंजाब के सूबे को 1 बार 2 बार 3 बार चला करके दिखाया है। इमरान खान से तो अपना घर नहीं चला, इमरान खान से तो अपने मामलात नहीं चले। खैर, इस बारे में मज़ीद तफसील में क्या जाना। शहबाज शरीफ के आने के बाद उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अगर ये इसी किस्म की उलझलूल हरकतें हुई कि मिफ्ता इस्माइल वहाँ बैठ कर के कुछ और कह रहे हैं कि नहीं ये एक पब्लिक स्टंट था, हम इस तरह की चीज़ों को, एडवेंचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, बाद में लंगर खानों की अफवाह, और ये लंगर खाने वाली जो बात है ये अगेन फिर मैं नाम लूंगा, ये पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड की छेड़छाड़ है। पंजाब में ये मशहूर है कि जी ये पंजाब स्पीड या खादिम आला वो खादिम पाकिस्तान बन गए, लेकिन 13.5 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, 5 साल विफाक में देखा, वो इनकी मदद कर सकते थे। आए अभी भी मदद करें कि 13.5 साल से हम हैं, हमें पता है कि किस तरह डिलीवर करना है या किस तरह बेहतरी लानी है, क्या क्या यहाँ मसाइल हमें मिल रहे थे विफाकी हुकूमत से, वो तो आ ही नहीं रहे बीच में।
अच्छा उसामा, ऑन अ लाइटर नोट, मैं दुआगो हूं कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब की मदद ना ही करे, क्योंकि अगर उनकी मदद से उन्होंने पाकिस्तान को भी सिंध जैसा या कराची जैसा ही बना दिया ना, तो फिर अल्लाह अल अमान अल हफीज़ ही होगा। शहबाज शरीफ अगर अकेले ही काम दिखा जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है, वरना फिर आप कराची अगर कभी आएँ तो मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा करके घुमाता हूँ, जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। यहाँ अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है, भुट्टो भी जिंदा है, लेकिन एक आम आदमी को जीने मरने का हक जो है वो वसूल उसके पास से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आप पढ़ लीजिए तो कराची नाकाबिल राइश तरीन शहर दुनिया का बताया गया है। कराची की ट्रांसपोर्ट दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर कराची को बता दिया गया है। तो अगर कहीं गलती से पीपल्स पार्टी ने मदद कर दी तो आप सोचिए फिर पाकिस्तान में क्या कुछ होगा। लेकिन अभी तो लगारी साहब जरूरत है पीपल्स पार्टी की, और शहबाज शरीफ साहब बार बार मना रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज रात फैसला हो जाएगा, लेकिन सीट एडजस्टमेंट 7 सीटों पर एडजस्टमेंट हो गई पंजाब में। 7 सीटों पर नून लीग कोई शख्स खड़ा नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह से कुछ सिंध और कराची की सीटें। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा ये होगा अगर ये दुरुस्त है तो। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो इसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है। ये अंदाजे हैं, मुख्तलिफ लोग अपना बयान बता रहे हैं या अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं या तजिया पेश कर रहे हैं। हम भी कोई तजिया पेश करते रहते हैं, हमारी ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें ठीक हों। ये सारा कुछ इस तरह से है। मसला ये है कि अब हुकूमत एक बन गई है और उसके अंदर तमाम फरीक़ैन मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि वो डिलीवर क्या करते हैं। आप भी देखें, हम भी देखें, और हम ऐसा नहीं है कि खामोश बैठे रहेंगे जनाब आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है हम तालियां बजाते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये ना लिया जाए कि जो गए वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को। उन्होंने मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जिसको गवर्नेबल छोड़ा हो। वो ना इस काबिल थे कि हुकूमत करते, ना हुकूमत उन्होंने की है। उन्होंने सिर्फ दादागिरी की और करते रहे, और उनका चल रहा है। अब सियासत में भी दादागिरी चल रही है। लेकिन लगारी साहब ये तो सबको पता था, जो आप फरमा रहे हैं ये बातें इनको पता थी, तो 1.5 साल के लिए फिर ये क्यों इन्होंने खतरा मोल लिया? आकर जब हालात इतने बुरे थे, पता था कि हम कह रहे हैं जी 12 रुपए यूनिट हो सकता है, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं उनको नहीं पता था नहीं कर सकेंगे, फिर आ गए। अब ये पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आ रही मदद करने शहबाज शरीफ की? क्यों अभी तक ये काम लटका हुआ है? नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है, कह रहा है कि नहीं आ रहे हैं। वो साथ बैठेंगे, काबीना में होंगे, वो ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत और वो बैठ रहे हैं उनके साथ। और उसके बाद अच्छा हम जो है अभी हुकूमत साजी के अमल से पहले उनसे तवक्कुआत लगाएंगे तो शायद ये हुकूमत साजी नहीं जिनसे हो रही, वो मसाइल कैसे हल करेंगे? इनका फेलुअर होगा तो हम उसको ये बड़ा सवाल है, तब्दील कर सकते हैं। जो अभी तक हुकूमत नहीं बना पा रहे, जो उनके बस में है हुकूमत बनाना, तो इसको कौन सी वजारत देनी है, चले पहले नहीं सोचा। इतना इनको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान हम गिरा देंगे। 3 महीने से दावे हो रहे थे, चले मान लिया कि इनको नहीं पता था कि इमरान खान इतना ज्यादा देर लटका देंगे मामला। तो ये तो नहीं मानने को तैयार कि 4-5 दिन गुजर जाएं और यही नहीं डिसाइड हो रहा कि जी वजारतें किसको कितनी देनी है। अच्छा नूरुल आरिफीन ये बताएं कि आपको कितना क्राइसिस पैदा हुआ यार। जी लगारी साहब फरमाएं। उसामा अपना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ उसामा, आपको नजर आ रहा है कितना बड़ा क्राइसिस पैदा किया है असम्बली के अंदर, कितना बड़ा क्राइसिस पैदा किया है इमरान खान ने ऐवान के अंदर, कितना बड़ा क्राइसिस पैदा किया है। जमहूरियत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की है उनने, जमहूरी इदारों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की है उनने, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की, उन्होंने अदालती इदारों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की है। इस सारी साजिशों के होते हुए ये फिर भी आए और उन्होंने हल उठाया और 3 दिन हुए हम उनसे कहें कि डिलीवर करो, करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर हम हैं ना, हम बैठे हैं, हम बात करेंगे उनके साथ। अच्छा अब तो मेरा कहना यह है कि हम एक मुनसिफाना बात छोड़ें कि वो अब तक लगे हुए हैं चीज़ों को तबाह करने में। अब तक ये कोर्ट्स जो हैं वो अगर ना आती, क्या ये जो है वो इजलास को कितना आगे तौसीह करके ले जाना चाहते थे पंजाब में, बिल्कुल सही। यहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि ये मेरी जेब में पड़े हैं, इमरान खान ने तो जो करना है वो तो कह रहे थे कि मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। लेकिन अब ये तो नहीं है कि हुकूमत कहे जी हमें करने नहीं दे रहे, वो तो कहेंगे 3.5 साल इन्होंने मुझे करने दिया, पहले दिन से ही तो बायकॉट शुरू हो गया था। नूरुल आरिफीन आपको क्या लग रहा है, 12-13 जमातें शहबाज शरीफ साहब कहने जी अकेले कर लें, अकेले तो हुकूमत ही नहीं हो सकती। लगारी साहब कह रहे हैं जब तक काबीना नहीं बनती तो सवाल हम किस तरह से करें, जब हुकूमत हो जाएगी तो फिर सवाल बनेंगे। तो ये 12-13 लोगों को एडजस्ट कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब? देखिए मखलूत हुकूमतें चलाना इतना आसान नहीं हुआ करता। इमरान खान की भी सांस फूल गई थी, उनको भी लग रहा था कि वो आसानी से सबको मैनेज कर सकते हैं। उनको लग रहा था कि वो इतने हैंडसम हैं कि उनकी खूबसूरत बातें सुन करके और लाल गुलाबी चीज़ें सुन के लोग अपने औसान ख़ता कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान को भी लग पता गया इसी तरह से। लेकिन इमरान खान और शहबाज शरीफ में या नून लीग और PTI की अगर हम बात करें, इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है।
इन्होंने इस तरह के खेल पहले बहुत खेले हैं। इनके लिए मखलूत हुकूमतें चलाना, ये पहली मरतबा मखलूत हुकूमत नहीं बना रहे हैं, इससे पहले का तजुर्बा उनके साथ है, इसलिए इसका बेनिफिट उनके पास तो ज़रूर मौजूद है। इमरान खान के साथ ना तजुर्बेकारी थी, इमरान खान के साथ वो तमाम चीज़ें थी जो भी थोड़ी देर पहले नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे थे, ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने जो कुछ किया उसका खुमियाजा आज मैं और आप भुगत रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा मैं बहुत मोहतात होकर के कह रहा हूँ कि मैं इन तमाम बातों का, बिजली की कीमतों बढ़ने का, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का, मैं इस वक्त बराह रास्त इल्ज़ाम इस मौजूदा हुकूमत पर, ये नौमौलूद हुकूमत पर और इस हुकूमत साजी ना करने का, और उसे काबीना पर जो अभी मर्ज़ वजूद में ही नहीं आई, मैं उस पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए हिचकिचा रहा हूँ। नहीं, हुकूमत क्यों नहीं बन पा रही? आपको क्या लगता है वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं जरदारी साहब या दीगर लोग कह रहे हैं भाई ये बदनामी हम क्यों मोल लें, क्योंकि ये सबकी नाकामी होगी। किसी चैनल पे कोई नया करंट अफेयर शो या मॉर्निंग शो शुरू होता है उसामा, तो उसमें टीम को ऑन बोर्ड लेने में टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, ये एक रूटीन की चीज़ है। तो ये तो हुकूमत साजी है, ये हुकूमत साजी है, और ये हुकूमत भी किसी एक जमात ने नहीं बनानी। नज़ीर लगारी साहब जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ हर एक का अलग अलग आइडियोलॉजी है, हर एक की अलग अलग डेढ़ ईंट की मस्जिद है। उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम नज़रियात को एक साथ टेबल पर रख करके टेबल टॉक्स के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए पोर्टफोलियोज़ को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से नहीं करना कि वो खाया कमाया जाए, डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करना है कि ताकि डिलीवर किया जाए। वरना इमरान खान के साथ आपने जो कुछ किया, इमरान खान उसका दुगना और 3 गुना आपके साथ करने के लिए तैयार है। अच्छा, लगारी साहब आपको क्या लग रहा है सदर की सीट के लिए कौन ज़्यादा मुनासिब है, जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब? आपका तज्जिया क्या है? नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, आप मुतमईन रहें। आप अगर सदर ममलिकत के मनसब की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई नहीं बनने जा रहा है। अच्छा, दोनों में से कोई नहीं है, ये तो आपने बड़ी खबर दे दी, क्योंकि हर कोई इन्हीं की बात कर रहा है, वो तो इन दोनों में मुकाबला करवा रहा है, और आप कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये चलाते रहें, लोग अपने अंदाज़े लगाते रहें, वो कहते रहें कि जनाब जो है वो फलां बनेंगे, जरदारी साहब बनेंगे, मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं कि ये दोनों नहीं बनेंगे। मेरा अंदाज़ा और है, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरा अंदाज़ा और है, और आप देखेंगे कि शायद, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि शायद कोई खातून भी हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन ये कि अभी हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। आपके पास बहुत से ओहदों पर पाकिस्तान में खातून वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तो खातून सदर भी बन सकती हैं, लेकिन ये कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। चले, मुझे इसका एक अंदाज़ा और लगाएं, क्या बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि वो काबीना में शामिल नहीं होंगे। ये अब खबर है, अब तो आप लगारी साहब पकड़े गए हैं, ये अब आप खबर दे रहे हैं, तज्जिया नहीं। नहीं, मैं फिर अपना तज्जिया दे रहा हूँ, मुझे इस बात का मेरा राब्ता नहीं है। अच्छा, मेरा राब्ता नहीं है, मेरा उनके साथ कोई इस वक्त इस तरह की बात नहीं हुई है। मैंने उनसे काबीना के बारे में किसी से पूछा नहीं है। मेरा अंदाज़ा ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो काबीना में नहीं जाएंगे, वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे, वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी पार्टी के लोग जाएंगे कि उनको लग रहा है नूर आल फीन के कहीं ना कहीं बदनामी मोल लेनी पड़ेगी, वरना तो आना चाहिए। और उनको मेरी नज़र में अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि हमारे तज्जिए है ना, ये हमारे तज्जिए हमारे, आप इसको इन्फॉर्मेशन ना समझे ना, आप हमारा तज्जिया समझे। चले, मेरा फिर तज्जिया ये अंदाजा ये है कि इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है, वो आईनी ओहदे लेना चाह रही है जिन पर बराह रास्त ये ना हो। ये तो बदनामी क्या नूर आरिफीन सिर्फ नून लीग की, शहबाज शरीफ की होगी? मेरा ख्याल है कि अगर जी आरिफीन साहब, ईमानदारी की बात ही उसामा के यहाँ मैं आपके साथ आके खड़ा होने में हिचकिचाऊंगा नहीं। जो आप कह रहे हैं मुझे उससे इत्तेफाक है। जरदारी साहब गीली ज़मीन पे कभी पाँव नहीं रखते हैं, उनको इतना तो पता है कि उन्होंने इमरान खान के साथ जो करना था वो कर लिया। लेकिन अब आगे ड्राइविंग सीट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हाथ में इसलिए दिए, टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीव और कैलकुलेशन विच में बी रॉन्ग कम्प्लीटली, कि अगर कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाता है तो FIR जो है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम पे फटे। अच्छा। आसिफ अली जरदारी साहब पर इसका कोई जो है वो खौफ ना है। चले, वो मेरा ख्याल एक जरदारी, हमने एक लगारी सब पे भारी हमारा सेगमेंट भी है, वो भी हमने ब्रेक के बाद आगे चल के करना है, और बोल अवाम का भी हमारा सेगमेंट है। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हो रहा है। न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं जी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि तोशा खाना के तहफ़ उन्होंने बेच दिए। किस तरह से सारा हुआ है, क्या ये गैर कानूनी है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला।
तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा वफाक में हुकूमत मिली थी। इमरान खान साहब को फ़ायदा ये था कि वो कहते थे कि जी ये सारे नूरा कुश्ती करते रहे हैं, अब हमें एक दफ़ा आप मौका दें। वो मौका भी मिल गया, 3.5 साल हुकूमत रही। तो अब अवाम ने सबको देख लिया है। जरदारी साहब का भी दौर, नून लीग का दौर भी देख चुके और अब इमरान खान साहब का खिलाड़ी का दौर भी देख लिया। तो कौन सा दौर बेहतर रहा है, लोगों की नज़र में कौन सबसे बेहतर हुक्मरान है, आपको दिखाते हैं। इमरान खान बेहतर इसलिए एक तो ये करप्शन खत्म हुई है। इमरान खान डेफिनेटली। हमें तो शहबाज शरीफ अब बेहतर लगता है। जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा हो। इमरान खान सियासतदान नहीं है, लीडर है। इमरान खान बेहतर नहीं मैं कह रहा, पहले था लेकिन अब नहीं है। गरीब आदमी सारे मर गए हैं थां ते अपना महंगाई की तरफ से। इमरान खान ने महंगाई बहुत की है। अपनी भूखी मरन रही। सब सियासतदान एक दूसरे को काट कर खाने वाले हैं। कोई पापड़ वाला नहीं कर रहा है, कोई मकसूद चपड़ासी नहीं कर रहा है। अब सारे मिलके एक ही बंदे के खिलाफ हो रहे हैं, इसी से वो सच्चा हो रहा है। इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो इमरान खान बेस्ट है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जिनकी कांपे टांगती हैं, वो पाकिस्तान को रन करेंगे। नवाज शरीफ बेहतर है। खाने पीने की चीज़ें कम कराएगा, हमें वही अच्छा है। बेहतर ये है कि नवाज शरीफ थोड़ा बेहतर था, उसमें ये था कि महंगाई कम थी। मेरी नज़र में तो इमरान खान बहुत अच्छा है। तीनों ही बेहतर नहीं है, सब हैं चोर, सब चोर। मुल्क तो चलाते हैं लेकिन सब ऐसे ही हैं, जो है ना गरीब का तो कोई भी नहीं सोच रहे। इमरान खान के टाइम में भी महंगाई थी। इमरान खान सही है, बेचारा काम कर रहा था, करने ही नहीं दे रहे उसको काम। गरीबों के लिए कोई है ही नहीं। तो इंसान का बच्चा आएगा वही ठीक करेगा पाकिस्तान। अभी बस बेहतर तो कोई भी नहीं है। बाकी जरदारी साहब का तो अल्लाह ही हाफिज है। जरदारी चोर, इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर। हमारा मुल्क के लिए जो बेहतर है वो सही है। उम्मीद की किरण इमरान खान ही है। ये तीसरी पार्टी आई थी, लोगों को एक उम्मीद थी, लेकिन वही हुआ। 3 साल बाद लोगों के ज़मीर जाग गए। इमरान खान का तो कोई मैच ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है ना जरदारी और शरीफ खानदान से। इमरान खान ही होगा सर, इसी से उम्मीद है। यही लीडर है, यही कुछ कर सकता है, यही पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। इसी को दोबारा वोट देंगे, इसी को दोबारा लाएंगे। ये तो था जी बकौल अवाम, बकौल नूर आलिफीन। आप क्या समझते हैं कौन बेहतर रहा? अच्छा, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं तो मुशर्रफ के दौर को अच्छा कह दूंगा भाई। क्या बात मुशर्रफ करें, के लगारी दौर साहब में को इस माँ पर सिवाय शदीद उसे एतराज खटाल होगा। के आइन और कानून की हुक्मरानी वाले जो लोग हैं, आपने उन पर छुरियां चला दी हैं। एक आपने आमिर को जो है उसके दौर को नहीं, बेहतरीन बात करार ठीक दिया। है, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो 2-2-4 वाली बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ के दौर में अब आप उसको कह देंगे 9/11 से उसने फ़ायदा उठाया, अब आप उसके ऊपर कोई और चार्ज लगा दें, सब कुछ है। लेकिन उस एक दौर में आम आदमी खुशहाल था। उस एक दौर में पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में बूम देखने में आया। उस एक दौर में पाकिस्तान में ये एक शोबा जिससे मैं और आप वाबस्ता हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, मीडिया सेक्टर, इसको प्राइवेटाइज़ किया गया। इसमें निजी चैनल में लोग आए, कितनी हज़ारों जॉब्स क्रिएट हुई। ये वहीं से फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज यहाँ तक ये सिलसिला आया। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो अल-अमान अल-हफीज़ तौबा इस्तग़फ़ार, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन हुक्मरान इमरान खान है और इमरान खान के जाने के बाद कोई और ऐसा हाकिम नहीं आएगा और अल्लाह ताला आए भी ना। नून लीग को आप ये ज़रूर क्रेडिट दे सकते हैं कि उनके दौर में बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट ज़रूर हो जाता है। उनके दौर में अगर कराची में हम नोमान की सूरत हाल में दिगरगू कोई चीज़ देखने में आती है तो वो अपनी हुकूमतों को भी कुर्बान कर देते हैं। वो MQM के साथ अपने ताल्लुकात को भी नई खातिर में लाते, वो ये सब चीज़ें भी करते हैं। उस दौर में आपने नवाज शरीफ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जितनी मोटरवेज़ वगैरह हैं इस वक्त मेरा ख्याल है उसी गद्दार की वजह से पाकिस्तान में आप इस वक्त ये देख रहे हैं। बाकी जरदारी साहब का जब दौर था तो कराची में लाशें उठाने से ही फुर्सत नहीं थी, जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा था। ANP, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा वाले तीनों अवाम के हिस्से की बोटियाँ आपस में खा रहे थे, तो वो तजुर्बा हमारा ज़रा मुख्तलिफ है। तो इसलिए मेरा वोट मुशर्रफ के हक़ में, बावजूद उसके डिक्टेटरशिप के। अच्छा, लगारी साहब, एक चीज़ आपने नोट की कि जरदारी साहब के हक़ में या पीपल्स पार्टी के हक़ में इसलिए भी कम मिलता है कि ये शहरी इलाकों में ज़ाहिर है कि हम वहाँ पर जाते हैं, ज़्यादा वहीं से लोगों की राय ली जाती है। तो मैंने तो खुद देखा है कि इंटीरियर सिंध में तो बहुत ज़ोर है, मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन उतनी ही कमज़ोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जगहों पर है। जिस तरह नूर आलिफीन ने जो कहा कि शायद 18वीं तरमीम का आप दे सकते हैं, NFC अवार्ड, ये सब चीज़ें, सूबाई हुकूक, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत पीछे नज़र आती है। आपने देख लिया लोग क्या कह रहे हैं, ये हमने बिल्कुल जाकर आम जगह खड़े होकर लोगों से ये राय ली है। और ये हम ये तो नहीं कहते कि सबसे अच्छा तो इलेक्शन ही होता है कि सबकी राय सामने आ जाती है, लेकिन एक मजमूई तासुर नज़र आ जाता है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जरदारी साहब का जो वो था डिलीवरी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। जब नवाज शरीफ साहब का अपना परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का आखिरी दौर था, उस वक्त हमने खुद देखा था कि ट्रक लगते थे और लोग जो है आकर उन ट्रकों से
गंदम के ठेले उठाते थे, अनाज लेते थे, वहाँ से आटा मिलता था, वैसे वहाँ पर अनाज का शदीद कहत पड़ गया था और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में उस दौर के आखिरी हिस्से में जो है वो हमें अनाज नहीं मिल रहा था। इनके फ़ौरन आने के बाद पाकिस्तान में 5 साल में अनाज का बहरान पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। जिनके पास बाइसिकल थी उसने मोटरसाइकिल खरीदी, जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसने छोटी गाड़ी खरीदी, जिसके पास छोटी गाड़ी थी उसने बड़ी गाड़ी खरीदी, लोगों ने अपने पक्के घर बनाए। ये एग्रेरियन सोसाइटी जो है उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। बल्कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हज़ारों ख़वातीन को इन्होंने मुफ्त ज़मीनें दी हैं और वो ज़मीनें अब भी वहाँ काश्त हो रही है और बहुत ज़्यादा डिलीवरी हो रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या, अच्छा पाकिस्तान की ओरिजिनल इकनॉमी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। इस वजह से अगर उसको जब हम तवज्जो नहीं देते हैं तो हम बहरान का शिकार हो जाते हैं, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये हुकूमत में शामिल हुए हैं तो मेरे ख्याल में बाकी अपने तरफ करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडस्ट्री पर तवज्जो देंगे, ट्रेड पर तवज्जो देंगे, जरदारी साहब एग्रीकल्चर पर तवज्जो देंगे और इसको आगे ले जाएंगे। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो नॉन डिलीवरी का दौर था, मैं सबसे बदतरीन दौर हमारे लिए तो याया खान का हम समझते रहे हैं कि याया खान के दौर में मुल्क दो लख्त हुआ है, लेकिन इन्होंने अमलन इस पाकिस्तान की सोसाइटी को दो लख्त कर दिया है। अपनी नाकाम पॉलिटिक्स को और ज़्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी में दो चीज़ें खड़ी कर दी हैं और ये नाकाम तरीन हुक्मरान थे हमारे जनाब इमरान खान साहब। इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। चीज पर आप दोनों का इत्तेफाक है कि सबसे बुरी हुकूमत तारीख में आपको इमरान खान की लगी, लेकिन यहाँ एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर हम देखें वेलफेयर का वो तो ये नजर आता है एहसास प्रोग्राम का तो जी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर तरफ खुशहाली है। पाकिस्तान के लोगों ने कहीं से कुछ मांगना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में लोग आराम की चैन की नींद सोते हैं, सारे बच्चों को दूध मिल जाता है, सारे लोगों को खाना मिल जाता है, वहाँ लंगर खाने। आप यार ये अगर सैलानी के हजरत मौलाना बशीर अहमद फारूकी ना जाते, अगर ये लोग न जाते, तो पहले भी नहीं था जो आप फरमा रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी नहीं रहा। कहाँ से जाकर करते, वो पहले भी खिला रहे थे। नहीं, ये तो पहले भी नहीं था ना अब होगा। ये सारी जमातें मुत्तहिदा जो अपोजिशन थी मुत्तहिदा हुकूमत हो गई है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दिमाग हैं सियासी तौर पर, इनसे ज्यादा नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये कितना डिलीवर करते हैं, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। एक और स्कैंडल जो सामने आ गया इमरान खान साहब का, वो है तोशा खाना का। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है? एक कहानी है कि जी इन्होंने कोई घड़ी भी, कोई हार, कोई अंगूठी, अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी वो इन्होंने बेच दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो अब भी उस पर केस बनाए इमरान खान पर, क्योंकि उनको तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो करप्शन कहते थे जी करप्शन ख़त्म करूँगा। अगर कुछ ऐसा है तो अब तो हुकूमत है इनकी, क्यों नहीं कुछ करते? अच्छा, ईमानदारी की बात है कि आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक़ वज़ीर आज़म तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फ़रोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। फवाद चौधरी ने दीदा व दानिस्ता इस एक बात का एज़ यूजुअल अपनी डिटाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। बिलखुसूस हज़रत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर, ये उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबाए पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो ये है सादिक और अमीन की असल कार्रवाई। शहबाज वो साफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो उसमें क्या जुर्म है? ठीक है, तो फिर अगर जरदारी के दौर में यहाँ से लॉन्चों पे पैसा रख करके बाहर चला गया, जिसका आप शोर मचाते रहे, तो क्या गलत था? तो ठीक है, फिर इस तरह से अयान अली मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी गरीब होता चला गया, उसमें क्या गलत है भाई? बयानात जो दे रहे हैं, सॉरी लगारी साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर सिर्फ इसमें 10 सेकंड में आप नहीं समझते, इस पर केस नहीं, आपकी बात केस बनाना चाहिए। देखें फवाद चौधरी ने तो ये कहा बात आपने पूरी नहीं होने दी। चलिए में ब्रेक आ गई ना, लगारी साहब की बात रह जाएगी इसलिए। जी लगारी साहब,
ले लें, ब्रेक ले लें। अच्छा चले ठीक है, चल लगारी साहब का जो ब्रेक ले लेते थे। नूर आलफीन से माजरत, क्योंकि ब्रेक का मुझे कुछ देर से कहा जा रहा था, तो मैं चाह रहा था कि लगारी साहब की बात बीच में आ जाए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट एक लगारी सफर भाई। अब पता चला एक लगारी सब पे भारी। लगारी साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का हो गया कि जी उनको पासपोर्ट जारी करना है। शहबाज शरीफ साहब ने जो पे काम किए उनमें से एक था, लेकिन कुछ रुकावटें नजर आ रही हैं उसमें। नहीं, पासपोर्ट जो बात हो रही थी कि जो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है, तो अगर ये ख़बर सच है तो मेरे ख्याल में कि नामुनासिब इक़दाम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि वो इस वक्त कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, उन्हें इस तरह का पासपोर्ट हासिल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करना तो उनका हक़ है, जिसको शेख रशीद साहब ने रोक रखा था। अब वो पासपोर्ट ले आएँ, हम आम शहरी हैं, आम शहरियों जैसा एक पासपोर्ट लेकर आएँ और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको सामने रखें। अगर उनने जेल में जाना है और जेल में जाएंगे, फिर अगर उनकी बेल होती, चूँकि कार्रवाई रुकी हुई थी कोर्ट में और ये चले गए थे, उसके बाद जो स्पेस है जो भी कोर्ट करती है फ़ैसला, फिर उसके बाद भी पता चलेगा कि कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है और मियां नवाज शरीफ के साथ मुस्तकबिल में क्या होता है और उनका सियासी किरदार क्या बनता है। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब कोर्ट्स में मामला तय होंगे या मामला कोर्ट के फैसले आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, आकर दिखाओ। उन्होंने जो तकरीर की पेशावर में, उसमें वाज़ेह कहा कि वो वापस आना चाह रहा है, तो मैं और लोग तैयार हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि वो एहतजाज करेंगे अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी हो गई है और उनकी फॉलोइंग ख़त्म हो गई है। भाई ये इंतहाई गैर मकबूल शख्स है, चंद जज्बाती लोगों को लिए हुए है और पेट भरे अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो इनके साथ चल रहे हैं। वो नहीं है, मासेस नहीं है। भाई मासेस और चीज़ होती है जो इनको समझ में नहीं आती है। ये तो कमाल ही कर देते हैं जब समझते हैं कि लोग हमारे साथ हैं। ये चंद दिनों की बात है, या गर्मी आने दें फिर मैं देखता हूँ कि कैसे इनके साथ खड़े होंगे। आज मेरे भाई को गर्मी ने ख़राब कर दिया है, इनकलाब कैसे आएगा। इस तरह के लोग जो हैं वो आपके सामने आएंगे, फिर पता चलेगा। और लंदन में जिस तरह एहतजाज हुआ इनकी रिहाइशगाह के बाहर, बहुत से लोग कहेंगे कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, तसादुम का खतरा था। लेकिन अब इमरान खान साहब की साबिक़ अहलिया जमाइमा खान के घर के बाहर वो तो बाकायदा कॉल देकर नून लीग की तरफ से ऑर्गेनाइज कराकर एहतजाज हो रहा है, जिसको बहुत लोग कंडेम कर रहे हैं। लगारी साहब, आप समझते हैं कि ये सब गलत है? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इसलिए टारगेट नहीं किया जाना चाहिए कि वो साबका अहलिया हैं। लेकिन एक बात तो आप भी देख रहे हैं, उनका भाई मुसलसल बयानात दे रहा है। उसके ट्विटर पर उसके जो ट्वीट्स हैं वो तो देखें, वो तो लगा हुआ है कि अब भी साला है। ये तो कोई बात ही ना हुई। और वो इमरान खान को अपना साबिक लिखने का एक देकर, रियायत देकर जो है वो साबिक बिरादर ला कहकर वो इस मामले को पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत उसके घर के बाहर कर देते, उसके घर के बाहर पर एहतजाज करते। नहीं, उसका एलिमेंट तो ये है ना कि वो उसका भाई है। मैं नहीं, जायज़ नहीं करार दे रहा हूँ। मुझसे क्यों आप ये बात कर तवक्को रखेंगे। मैं तो कहूँगा कि उनका कुछ ताल्लुक हो भी, तब भी आप उस खातून का जो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही हैं। हाँ, उनकी रेस्क्यू के लिए आ जाती हैं। हाँ, ये मैंने दिए थे सब कुछ, और ये जो मकान बनी गाला का मकान है ये मैंने बनवा कर दिया, और ये जो चीज़ें हैं ये मेरी दी हुई हैं। वो अपनी वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर तो ज़ाहिर है इनका नाम लिया है हमारे जनाब नूर आलफीन साहब ने, हज़रत जनाब साकिब निसार साहब का। तो अगर वो ये सारी चीज़ें इस तरह देखी जाती हैं तो फिर सादिक और अमीन नहीं हो सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। आपकी कोर्ट्स ने किया, उसका फैसला किया है। लेकिन एक आदमी को बहरहाल नाअहल करार देना था, वो हो गया। कोई एक और उसकी कुर्बानी की भेंट चढ़ गया है। लेकिन ये कि ये जो उनकी फैमिली है, जो साबिक फैमिली है उनकी, वो हमारे मामलात में हिस्सा क्यों लेते हैं? ये क्या बात हुई? अब उनकी कौन सी ऐसी चीज़ रहेगी जिसकी वजह से जब ये किसी मुश्किल में पड़ती है, हाँ वो कागज़ मेरे पास हैं, उनको सारे वो ढूंढते रहते हैं कि जब उनके लिए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है वो फिर आ जाती है मैदान के अंदर। लेकिन बहरहाल ये चीज़ गलत है कि इस तरह से उनको निशाना बनाया जाए और उनके घर के बाहर एहतजाज किया जाए। और लगारी साहब, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो नहीं देना चाहिए एक कन्विक्टेड शख्स को, लेकिन पासपोर्ट उनका हक है। और फिर यहाँ आकर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि पहले तो उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि वो मफरूर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो उस तरह से कोई VVIP उनके साथ नहीं होना चाहिए। निज़ाम उस तरह से नहीं चलना चाहिए कि भाई वज़ीर आज़म है तो उनके लिए अब सारी रियासत जो है वो एक मफरूर के लिए जनाब पूरी फैसिलिटेशन में आ जाएगी। आरफीन नामा, आरफीन
अब ये तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल हुकूमत से निकलने के बाद है। जनाब, ये मुश्किल तो हुकूमत में रहते हुए भी आ सकती थी, लेकिन भला वो नज़रिया ज़रूरत का और उनके मुजिदों का जिन्होंने इसे एक मामले को टेकअप नहीं करने दिया। नज़रिया ज़रूरत ही था जिसने फैसल वावड़ा को वज़ीर से फिर सेनेटर तक बनवा दिया। उसके बाद फिर जब खेल का रुख, हवा का रुख ज़रा दूसरी जानिब हुआ तो फैसल वावड़ा को हिट विकेट करवा करके और पवेलियन वापसी नसीब हुई। फ़ॉरेन फंडिंग केस, मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि अगर जेन्युइन ग्राउंड्स पे फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला हो जाए तो पाकिस्तानी सियासत की शतरंज पे से, बिसात पे से PTI हुर्फ गलत की तरह से मिटा दी जाएगी। इतने शवाहिद इस एक मामले में अब तक ज़रूर अकबर एस बाबर सामने ला चुके हैं, इतने शवाहिद अब तक ज़रूर सामने आ चुके हैं कि इससे हज़रत इमरान अहमद ख़ान साहब की वो सदाकत और अमानत का तिया पाचा किया जा सकता है। लेकिन खैर शूमी किस्मत दे रहा है, दुरुस्त है। अब भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है 30 दिन में केस निपटाने का हुक्म, साथ साथ एक और बड़ी शिकस्त है अकबर एस बाबर को मुकदमे से अलग करने की। और ये पहला अटैम्प्ट नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील साहब थे उनसे इसी किस्म की हरकतें सरजद करवाई जाती रही हज़रत इमरान खान साहब की जानिब से। यहाँ दो तीन चीज़ें आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं जी। जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में बताया गया था कि इमरान खान की जमात ने इलेक्शन कमीशन से 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम छुपाई और दर्जनों अकाउंट्स जाहिर न किए। PTI को यूरोप और मशरक़ी वस्ता समेत अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड और फिनलैंड समेत तमाम दीगर ममालिक से फंड्स वसूल हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी को न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाले फंड्स तक भी रसाई नहीं दी गई। आपके ख्याल में ये एक दीदा और दानिस्ता फेल नहीं था हजरत इमरान नियाजी वाली सरकार का? चले, वर्ल्ड कप वाले बाबा दीदा और दानिस्ता ये सब काम नहीं कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि उनके अकाउंट में, आपको मकसूद चपड़ासी तो याद रहता है, आपको पापड़ वाला तो याद रहता है, आपको हलीमा बाजी याद नहीं रहती। मैं अब जरा थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए काइंडली, वरना मजा नहीं आएगा। हलीमा बाजी की जादुई सिलाई मशीन पे जरा एक लफ्ज तो बोलिए। अब जरा थोड़ा सा अगर आप मुझे बात करने दें तो मजा आएगा ना। हलीमा बाजी की सिलाई मशीन की शान में जरा एक मजमून तो लिख के दिखाइए। चलिए 2 लाइनें बोलिए। इमरान अहमद खान नियाजी के उस भांजे की शान में जरा 2 लाइनें बोलिए कि जिसने काले कोट की बरकत से एक अस्पताल पे जाकर के PIC पर हमला किया अपने दहशतगर्द वकीलों दोस्तों के साथ। उसको फिर नजरिया जरूरत वालों ने बेल दिलवाई। 4 लोगों की मौत हुई पाकिस्तान PIC अस्पताल वाले वाकये के ऊपर। इमरान खान उस वक्त मुल्क का वजीर आजम था और उसके भांजे को बरात नसीब हुई। हलीमा बाजी की जादुई सिलाई मशीन के मामले पर वो अरबों रुपए की वो जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, वो जो सारे मामलात आए थे, उस पर चंद करोड़ रुपए का फाइन करके और उनको भी क्लियर कर दिया गया। जरा इस बारे में थोड़ा सा कोई बात भी कर लेते मेरे सरकार। दूसरी जानिब अब इनकी आप देखिए मासूमियत इन्वर्टेड कॉमास में। अब इनको पता चला है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साबिक ने, खालिद जावेद खान ने अब बताया है कि वो एक दयानतदार जज थे। इमरान खान के दौर में बाकायदा पेड मीडिया मुहिम के जरिए, ट्रोल्स के जरिए सादिक और अमीन सरकार ने जितना जस्टिस फाइज ईसा को रगड़ा दिया है, उनकी एहलिया को कोर्ट में बुला बुला करके जो सब कुछ हेयरिंग्स होती रही है, जिसको बाकायदा रिपोर्ट भी किया गया है, किसी एक के साथ हुआ तो उसका अशरे अशीर इमरान खान, हलीमा बाजी या इमरान खान के भांजे के साथ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को बुनियाद बना करके अगर इमरान खान को सवालात चंद उनसे पूछ लिए जाएं तो क्या ये सदाकत और अमानत का बचा कुचा मलम्मा ये नहीं उतर जाएगा? और उस पर सोने पे सुहागा। फवाद चौधरी कह रहे हैं कायदे आजम के बाद इमरान खान रमजान में हकीकी आजादी की तहरीक चला रहे हैं। इनके जिस्म में बेसन के पकौड़ों की शदीद कमी की वजह से ये हजियान बकने पे तुल गए साबिक वजीर। और अब तो वजीर रहे नहीं है, अब ये क्या करेंगे? अब ना पीका का टीका लग सकता है और ना इमरान खान किसी और तरीके से पैमरा को आप पे चढ़ाई करवा सकते हैं। तो आप भुगते हैं आरफीन नामा को। ठीक है, चले आरफीन नामा में मैं सिर्फ कहूँगा कि ये इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी केसेस हैं। शायद अभी तहरीक इंसाफ की बारी है, फिर उनकी बारी आ जाएगी। और जिस तरह आरफीन कह रहे थे कि ये फिर बैन हो सकती है जमात, तो ये तो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल मुल्क में होगी कि इतनी बड़ी करोड़ों जिसके वोटर्स हों, वो जमात अगर बैन हुई तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा मुल्क में। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।